बढ़ते हैं हमारी घटना की ओर। दूसरी घटना इंदौर के पास एक छोटे से गांव की है, जहां अमरीश जी रहते थे। दोस्तों, अमरीश पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। वह अक्सर देर रात एक नाले के पास से गुजरा करता था। एक रात उसे लघुशंका हुई, जिसकी वजह से उसे नाले के पास उतरना पड़ा। लघुशंका के बाद जब वह ट्रक पर चढ़ा तो उसे लगा कि ठीक उसके पीछे कोई है, लेकिन उसने एक बार भी पीछे देखकर सोचा कि कुछ नहीं है, शायद यह उसका वहम है। यह सोचकर वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ा आगे चलते जब वह सामने रोड की तरफ देखने लगा, तब उसे लगा कोई ठीक पास में उसकी सीट पर बैठा है। और जब वह उस ओर देखता है तो सीट खाली दिखने लगती है। दोस्तों, उस रात वह घर आ गया और सोचा थकान के कारण यह सब हो रहा है, और वह सो गया। रात करीब 3 बजे उसे नींद में महसूस हुआ जैसे उसके पैर किसी ने पकड़ लिए हैं, और दोनों पैरों को वह तेजी से जकड़ता जा रहा है। और वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। नींद में आवाज करते हुए वह काफी देर तक कांपता रहा, और बहुत देर बाद होश में आकर उसने उठकर पानी पिया और लेटकर सोचने लगा कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह अमरीश फिर काम पे चल दिया। अगली रात हाईवे पर ट्रक लेकर पहुंचते ही उसने सोचा कि आज थोड़ी ड्रिंक कर लेता हूं, शायद मेरी थकान नहीं उतरी है। यह सोचकर वह एक ढाबे पर रुका। उसने ड्रिंक किया और अपना खाना पैक करवाकर वहां से चल दिया। ड्राइव करते करते वह बार बार यही सोच रहा था कि अब फिर से ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई उसके पास बैठा है। थोड़ा भयभीत होते हुए अमरीश ने सोचा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल से अपने पुराने हेल्पर को बुला लूँगा। और उसने अपने पुराने हेल्पर को कॉल किया और जाकर थोड़ा और ड्रिंक करके अच्छी नींद लूँगा, यह सोचने लगा। अमरीश घर पहुंचने से पहले अक्सर उस नाले के पास जाकर रुकता था। उस रात भी उसने ऐसा ही किया। उसने सोचा कि एक बीड़ी पीकर और लघुशंका से निपट कर ही चलता हूं। वह ट्रक से उतरा और लघुशंका के लिए जाने लगा। तभी उसे लगा उसका शरीर एकदम भारी हो गया। यह सोचकर वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए एक पुलिया पर बैठ गया कि आज शायद ज्यादा चढ़ गई है। शायद, लेकिन जब उसने पलटकर अपने बाजू में देखा तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने फिर वही आकृति देखी, लेकिन और भी अधिक स्पष्ट, और गौर से देखा तो वहां एक काली आकृति थी। वह जोर से चिल्लाया कि कौन है। यह कहकर वह उठकर भागा। तभी वह आकृति उसके साथ आते हुए खी खी की आवाज करते हुए, जैसे मानो उसे चिढ़ा रही हो, उसके साथ ही दौड़ी। अब अमरीश समझ चुका था कि यहां कुछ गड़बड़ है। शायद वह उस रात जैसे तैसे अपने रूम पर लौट आया और ड्रिंक करके सो गया। अचानक रात 3 बजे फिर से उसे किसी ने जकड़ लिया। जब वह जागा तो उसे कोई अदृश्य आकृति बुरी तरह पीट रही थी। वह मानो बेहोश हो गया था। अगले दिन सुबह उसका हेल्पर निर्धारित समय पर सुबह 9 बजे उसका गेट बजा रहा था। जब उसने आवाज सुनी तो गेट खोलने के लिए लड़खड़ाते हुए उठकर आया और राजू को बैठा कर पूरी बात बताई। राजू जोर जोर से हंसने लगा। बोला, गुरु, रात की उतरी नहीं। उस्ताद, हो सकता है किसी ने पीटा हो और आप बता नहीं रहे। आज आप आराम कर लो,
मैं हूं ना, अब सब ठीक रहेगा। कहाँ जाना है आज फिर? अम्बरीश ने कहा कि रात 9 बजे निकलना है, तू 9 बजे तक आ जाना। वह जब रात को निकले तो अम्बरीश ने राजू को ट्रक रुकवाकर वह नाला दिखाया और बताया यहाँ जो कुछ भी उसने देखा। राजू फिर हंसते हुए बोला कि शायद यह आपका वहम है। अम्बरीश ने राजू को बताया कि सुन, यहाँ मेरा शरीर एकदम भारी हो गया था। ऐसा तो नहीं कि उसने मेरा शरीर में प्रवेश किया हो, वह मेरे साथ हो। यह सुनकर राजू ने मस्ती करते हुए अम्बरीश की चीटी उंगली पकड़कर कहा, बता तू कौन है, तेरा नाम क्या है? राजू जोर जोर से अम्बरीश की खिल्ली उड़ाते हुए कहने लगा। तभी अम्बरीश की आवाज़ एकदम बदल गई और अम्बरीश भारी आवाज़ में गुस्से से अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हुए बोला, मैं बताऊंगा तुझे मैं कौन हूँ, पहले बीड़ी दे। या रोज़ यहाँ पर बीड़ी पीता था और आधी बीड़ी फेंक देता था, वो मैं पी लेता था। लेकिन कुछ दिन पहले इसने यहाँ पर बीड़ी भी नहीं फेंकी और मेरे स्थान पर लघुशंका के लिए रुका। फिर भी मैं सिर्फ इसके साथ था, लेकिन इसने पी कर और मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं इसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इतना बोलकर उसने राजू का हाथ जोर से मरोड़ दिया और जोर से हंसते हुए अजीब सी आवाज़ में जाकर कूद कर पुलिया पर बैठ गया। यह देखकर राजू घबरा गया तो उसने इशारे से बुलाया, फिर बोला, आ यहाँ बैठ, मुझे भी बीड़ी दे, डर मत, आ जा। उस समय राजू भी डरा हुआ था, लेकिन वह कंफ्यूज था कि कहीं उस्ताद मजाक तो नहीं कर रहे। डरा हुआ राजू हिम्मत करके अम्बरीश के पास जाकर पुलिया पर बैठ गया और अम्बरीश की ही जेब से बीड़ी निकालकर उसने अम्बरीश को दी। बीड़ी पीते ही जोर से राजू की गर्दन अम्बरीश ने पकड़ी और बोला कि तू बच गया आज। हंसते हुए वह वहां से उठ गया। राजू तब भी असमंजस में था कि उस्ताद मुझे डराने के लिए या फिर मजाक में ये सब कर रहे हैं। सोचते हुए राजू भी अम्बरीश के पीछे पीछे हो लिया, लेकिन अम्बरीश ट्रक पर असामान्य तरीके से चढ़ा। राजू ने जब यह देखा तो वह समझ गया था कि इस तरह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं चलता और उस्ताद का तरीका तो ऐसा कभी नहीं था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। मगर पीछे पीछे वह भी ट्रक पर चढ़ गया। अब ट्रक राजू चला रहा था। राजू ट्रक चलाते चलाते अम्बरीश को देख रहा था। वह एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर दोनों गुमसुम चलते रहे। हाईवे पर आते जाते राजू ने कहा, उस्ताद क्या यहाँ ढाबे पर खाना खा लें? मगर अम्बरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजू ने सीधे चलने का फैसला किया, लेकिन अम्बरीश ने गुस्से से ट्रक का स्टीयरिंग ढाबे की ओर मोड़ दिया। राजू देखता रह गया। अम्बरीश और सहमा हुआ राजू दोनों खाने के लिए ढाबे पर जाकर बैठ गए। अम्बरीश ने राजू को किसी जंगली जानवर की तरह घूरना शुरू कर दिया और नॉनवेज देखकर वह किसी जानवर की तरह बिहेव करने लगा। अम्बरीश ने हफ्सियों की तरह ड्रिंक भी की और यह देख ढाबे के आसपास बैठे लोग उसे अजीब नज़र से देख रहे थे। राजू घबरा गया था। वह समझ गया था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। शायद उस्ताद ठीक बोल रहे थे। सोच में पड़ा राजू, अब क्या करना चाहिए मुझे? क्या रात यही काट लें? लेकिन मजबूरी थी, सामान तो कल सुबह तक डिलीवर करना ही था। मजबूरी में वह चुपचाप ट्रक पर आकर बैठ गया
जब तक अमरीश एक सामान्य मनुष्य की क्षमता से कहीं अधिक खा चुका था। कई बार हॉर्न और सायरन देने के बाद अमरीश ट्रक पर लौटा और दोनों वहां से निकल गए। अमरीश चुपचाप एक ही जगह पर घूरते हुए और डरे हुए राजू ने बहुत तेजी से ट्रक दौड़ाया और सुबह सामान डिलीवर किया। राजू सोच रहा था कि कैसे भी बस यहाँ से लौट जाएं, उसके बाद उस्ताद के साथ कभी नहीं आऊँगा। रास्ते में दिन के समय अमरीश सोता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, देर रात वह उठ गया और बेवजह हंसने लगा। राजू बुरी तरह डर गया था। तभी अमरीश ने राजू की तरफ गुस्से में देखा और बोला, डर क्यों रहा है? तूने तो मुझे खुश कर दिया। अब मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा। तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और ना तू मुझे छोड़कर जाएगा। अब बोल कि तू क्या चाहता है। तू मुझसे कुछ मांगेगा तो वो मैं तुझे दूंगा। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। राजू बुरी तरह से डरा हुआ था। वह कुछ नहीं बोला। अमरीश ने उसे गुस्से से फिर घूरने लगा। तब राजू ने कहा, उस्ताद जल्दी अपने शहर पहुंचते हैं, मैं थक गया हूं। सुनकर अमरीश ने कहा, गाड़ी रोक। राजू ने गाड़ी रोक दी। अमरीश ट्रक से उतरा और उसे उसकी सीट पर आने को कहा। अमरीश अब ड्राइविंग सीट पर आ चुका था। असामान्य तरीके से अमरीश ने ड्राइव करना शुरू किया, मानो अब गाड़ी हवा से बातें कर रही हो। राजू बहुत डर गया था। जैसे तैसे वह इंदौर पहुंचे और फिर वही हुआ जिसका राजू को डर था। अमरीश ने नाले के पास ट्रक रोक दिया और वह ट्रक से उतर गया और राजू से कहा, चल तीनों बीड़ी पीते हैं। हंसते हुए राजू को धक्का दिया आगे की ओर। बोला, डरता क्यों है, चल आ जा। यह आवाज अमरीश की नहीं थी। दोनों पुलिया पर बैठ गए। राजू ने डरे हुए कपकपाते हाथों से अमरीश को बीड़ी दी। राजू खामोश था, मगर अमरीश ने उसे घूर कर देखा और रोने लगा। डरा हुआ राजू हिम्मत करके बोला, क्या हुआ उस्ताद, आप रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अमरीश फिर से हंसते हुए बोला, डरता क्यों है? तूने तो मुझे खुश कर दिया है। बोल क्या चाहता है। राजू जानता था कि उस्ताद ने अभी अभी कहा, क्या जा तीनों बीड़ी पीते हैं, अर्थात हम दोनों के साथ तीसरा कोई और भी है। फिर राजू ने हिम्मत करके बोला, आप जो कोई भी हो, मैं चाहता हूं कि उस्ताद को बरी कर दो। मुझे भी डर लग रहा है, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। आप जो भी हो, आप अपने स्थान पर ही ठहर जाओ। राजू ऐसा कहकर रोने लगा। तब अमरीश की बदलने लगी और उसने अजीब सी आवाज में राजू से कहा, छोड़ तो नहीं पाऊंगा तुम दोनों को। तब राजू ने पूछा कि उस्ताद की क्या गलती है, उन्हें क्यों पीटा? तब अमरीश ने राजू को बताया, इसने मुझे एक दिन बीड़ी नहीं दी और इसने मेरे स्थान पर लघुशंका के लिए रुका। मैंने इसे माफ कर दिया था क्योंकि यह आधी बीड़ी इस पुलिया पर फेंक दिया करता था पहले, लेकिन उस दिन इसने नॉनवेज खाया, ड्रिंक भी की, लेकिन आधा हिस्सा मुझे नहीं रखा, इसलिए मैंने इसे पीटा, जबकि यह जानता था कि उस दिन मैं इसके साथ ट्रक पर आया था। तब राजू ने हिम्मत करते हुए पूछा, उस्ताद को कैसे पता था कि आप उनके साथ आए हो? तब अमरीश ने राजू को बताया कि जब यह पलटा, मैंने इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया था। मैं कई दिन इसके साथ ट्रक पर ही था और वो जान गया था यह बात, लेकिन इसने मुझे नाराज़ कर दिया था। यह पहले कभी मुझे
बीड़ी फीक कर दे दिया करता था, इसलिए यह बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। लेकिन मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैं यहीं रहता हूँ, इसी पुलिया के आसपास। तुम्हारा पीछा तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे यह मुर्गा और दारू ला कर दोगे, याद रखना। और नहीं तो मैं खुद आऊँगा तुझसे मिलने। हा हा हा, यह कहकर वह हंसने लगा। राजू ने रोते हुए हाथ जोड़े और बोला, ठीक है, अब उस्ताद को छोड़ दो। अमरीश बदली हुई आवाज़ में बोला, तूने तो मुझे तृप्त कर दिया है, जा ले जा इसको, पर भूलना मत। बस यह कहकर अमरीश बेहोश हो गया। राजू कंधे पर लटका कर जैसे तैसे अमरीश को लेकर वहां से निकला और खुद के रूम पर ले गए। अमरीश उस पूरी रात बेहोश रहा। अगले दिन जब उसे होश आया, उसे पिछली रात का कुछ भी ठीक से याद नहीं था, लेकिन उसे यह पता था कि उसे उसके रूम पर कोई बुरी तरह मारता था। उसने राजू से कहा, अच्छा हुआ छोटे, तू मुझे तेरे घर ले आया। वहाँ मेरे रूम पर कोई मुझे बुरी तरह मारता था। कोई मेरे साथ था जो अदृश्य था। यह सुनकर राजू ने अमरीश को पूरी बात बताई और कहा, अब हमें वह मांगी हुई फरमाइश पूरी करना पड़ेगी उस्ताद, नहीं तो वह वापस आ जाएगा। और अब तो वह मुझसे बात कर चुका है। तुम्हें नहीं पता मेरी क्या हालत थी। उस समय वह हमारे साथ था। प्रत्यक्ष तौर पर वह वापस आ जाएगा। राजू रोने लगा। अमरीश भी डर गया था, क्योंकि वह जानता था कि वह एक बार बच गया है। आपस में दोनों ने बात की, लेकिन वह दोनों उस जगह दोबारा जाने में डर रहे थे। और फिर अमरीश ने कहा, हम कब तक यह कर पाएंगे? किसी दिन हमसे चूक हुई तो मैं तो जिंदा नहीं बचूंगा। वह हमें नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें? यह सोचकर दोनों हताश थे। फिर अमरीश ने कहा, वह मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है एक बार, दोबारा उसको रोकना होगा। चलो मेरे साथ। कहकर वह राजू को अपने साथ लेकर एक धार्मिक स्थल पर नदी नहाने लेकर गया। वहां से स्नान लेकर जब वह घाट पहुंचे तो उसने वहां कुछ अघोरी साधुओं का झुंड देखा। दोनों उनके पास दौड़कर पहुंचे और अघोरी के पैरों में गिरकर अपनी समस्या उन्हें बताई। तब साधुओं ने कहा, यह भस्म लो, इसे एक कपड़े में बांधकर गले में बांध लो। वह तुम पर हावी नहीं होगा। जब तक तुम डरोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम पिछली बार डरे नहीं थे, इसलिए तुम बच गए। राजू, तुमने उससे बात की, ठीक किया। अगर उस दिन तुम ढाबे पे ना रुकते और सीधे आ जाते तो शायद तुम दोनों को वहीं अपने साथ ले जाता, उसकी दुनिया में। लेकिन तुमने उससे बात की, वह तुम पर खुश है, यह अच्छा है। लेकिन वह कब तक खुश रहेगा कोई नहीं जानता। तुम उससे दोबारा बात करना होगा। हम तुम्हें उपाय बता सकते हैं, लेकिन अपनी जान तुम्हें ही बचाना होगी उससे। जो भी उसने मांगा है उस जगह पर तुम 5 या 7 बार रखो और उससे बात करने की कोशिश करो। उसके बारे में जानो कि वह कौन है, उसके साथ क्या हुआ था। उसने राजू तुमसे इतनी बात की है, वह तुमसे बात करेगा। अमरीश, तुम वह भस्म राजू को दो। राजू अपने गले में भस्म बांधना, ताकि वह तुम्हारे शरीर में प्रवेश न कर सके। वह जो भी है अमरीश के शरीर में प्रवेश करके तुम्हें सब बता देगा। अगर उसके बारे में तो समझ लो कि तुम्हारा पीछा उस दिन से उससे छूट जाएगा। उपाय हम बता देंगे, तुम उसकी बीती हुई सुनकर हमें बताना।
हमारे स्थान पर आकर फिर हम उसे नियंत्रित कर देंगे हमारी सिद्धियों से। मगर पहले इस बात के लिए अमरीश तैयार नहीं हुआ। वह डर गया था, लेकिन उसे राजू ने समझाया कि वह तुम पर एक बार नाराज हो चुका है, आगे भी हो सकता है। आपकी जान खतरे में है, हिम्मत करो उस्ताद। मैं बिना डरे उससे बात करूंगा, तुम्हारी जान के लिए। पहले 5 बार वह उसे जो भी वह मांगता है उसे देकर आऊंगा पुलिया पर। इस बीच उन्हें महसूस होने लगा कि कोई चलता है उनके आसपास। जो भी खाना खाने का सामान वह वहाँ पुलिया के नीचे रखते हैं, वह नीचे गिर जाता है। फिर एक दिन दोनों रात को पुलिया पर पहुंचे और राजू ने अमरीश के ऊपर शराब छिड़क दी और बोला, आप जो भी हो हमारे आसपास हैं, हमें आपसे बात करनी है। हमें आपसे बात करके अच्छा लगा। उस दिन आपने मुझे कहा था कुछ मांगेगा तो दूंगा। आज मुझे आपसे बात करना है, डराना नहीं, पर उस्ताद के माध्यम से मुझसे एक बार बात कीजिए। अब राजू यह बोलकर चुप हुआ। थोड़ी देर तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी के हंसने और बुदबुदाने की आवाज़ आई। मगर उस रात वहाँ कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वह दोनों उसी जगह पर फिर पहुंचे। राजू ने फिर से कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात वह लगभग 3 बजे वहां गए। उस नाले को दूर से देखकर वह सोच रहे थे कि आज क्या होता है, चल कर देखते हैं। और उन्हें दूर नाले के पुल पर बैठा हुआ कोई दिख रहा था। वह नाले पर इस तरह बैठा हुआ था जैसे नाले की ओर उसके पैर लटक रहे हों और उसकी पीठ रूट की तरफ थी। जैसे जैसे राजू और अमरीश उसकी ओर बढ़ रहे थे, उसके पैर धीरे धीरे और लंबे होते जा रहे थे। वह दोनों बहुत डर गए थे। इस बार वह प्रत्यक्ष उनके सामने था। उसके बाल लंबे, वह किसी काली रस्सी की तरह थे। वह एक काली आकृति थी या मनुष्य, कुछ समझ नहीं आ रहा था। डरे हुए दोनों उसे देख वहीं थम गए थे। लेकिन फिर राजू ने कहा, उस्ताद डरना नहीं है, ऐसा उन अघोरी साधुओं ने हमें बताया था। आप डरो नहीं, आओ हिम्मत करो, चलते हैं। जब दोनों पुलिया के पास पहुंचे तो वह अंतर ध्यान हो गया। उन्हें कुछ नहीं दिखा। राजू ने फिर से वही किया जो उसने पहले किया था। तब उन्हें किसी आकृति की मौजूदगी का एहसास हुआ और अमरीश बदली हुई आवाज में बोलने लगा, मैंने तुम्हें डराया पर तुम नहीं डरे। हंसने लगा। यह बोलकर फिर राजू ने हिम्मत दिखाई, उससे बात की, उसकी भूख को शांत किया और कहा, आपका पेट भर गया होगा। अमरीश ने कहा, नहीं, तू भूल गया। राजू बोला, क्या? हंसते हुए अमरीश बोला, मुझे बीड़ी तो दे। उसने तुरंत 2 बीड़ी जलाई और एक उसे दी। दोनों पुलिया पर बैठ गए। फिर राजू ने हिम्मत दिखाई और उससे पूछा, आप यहाँ कब से हो? यहाँ होने का, रहने का आपका क्या कारण है? आप कौन हो? क्या हम आपकी और कुछ भी मदद कर सकते हैं? यह सुनकर अमरीश ने अपनी गर्दन अपने घुटनों के बीच में दबा ली, सिर नीचे कर लिया और अपने दोनों हाथों से अपना सिर जोर जोर से दबाने लगा। राजू ने कई बार यह सवाल दोहराया। तब अमरीश जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते राजू पर गुस्सा भी हुआ और कड़क अंदाज में बोला, तूने मुझे वो सब याद दिलाया। बड़ी बड़ी लाल आंखें लिए गुस्से में अमरीश कभी रोता तो कभी खामोश हो जाता। अब राजू की हिम्मत जवाब दे रही थी।
राजू हिम्मत करते हुए बोला, मैंने आपके साथ कुछ समय बिताया है, मैं जानना चाहता हूँ, हो सकता है मैं आपकी कुछ और मदद कर सकूं। तब अमरीश के माध्यम से उस भयंकर आत्मा ने अपनी आप बीती राजू को सुनाई कि वह इसी नाले के पास खुदाई करने वाला एक गरीब भील था। एक दिन जब वह यहाँ खुदाई कर रहा था तो पास की सड़क पर जाते हुए वह गलती से एक खुले गड्ढे में गिर गया और वहाँ की मिट्टी धंस गई। मैं फिसलकर उस नाले के पानी के बहाव में बहता चला गया, एक पेड़ की जड़ में फंस गया था। वहीं मेरी मौत हो गई। मेरा शव यहीं सड़ता रहा। कुछ दिनों तक किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ अवशेष वहीं रह गए, कुछ लावारिस समझकर ऐसे ही रह गया था। तब से मेरी रूह यहीं भटक रही है। यहाँ कोई नहीं रुकता। जो भी रुक जाता है मैं अपनी इच्छा उसी के माध्यम से पूरी कर लेता हूँ। ऐसा कहकर अमरीश राजू से बोला, बस अब तू चला जा, मुझे एकांत पसंद है। जिस दिन तुम नहीं आए मैं आ जाऊंगा हंसते हुए। ऐसा कहकर अमरीश वहां से उठ गया और कुछ दूर जाकर बेहोश हो गया। राजू ने अमरीश को वहां से निकाला। अगले दिन दोनों भागते हुए अघोरी साधु के पास पहुंचे और सब बताया। साधु ने उन्हें बताया कि वह अकाल मृत्यु मरा हुआ है, एक प्रेत है जो भटक रहा है, उसे मुक्ति नहीं मिली है। अंततः उसे मंत्रों द्वारा उसका नाम लेकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। तुम दोनों जाकर किसी महापंडित से मिलो जो लोगों का पिंडदान करवाते हो। यह सुनकर राजू और अमरीश काशी पहुंचे। वहां के पंडितों ने उनसे जो भी बताया उन्हें विधिवत क्रिया पंडितों ने कहा कि अब यह दान मरे हुए व्यक्ति का निकाल कर रखें। उस व्यक्ति को जो भी पसंद हो उसकी जगह रख कर आए और एक दिया वहीं जला कर आए। ऐसा कम से कम 13 दिन तक करें। शाम होते ही वह दोनों 7 बजे पुलिया पर जाते और दिया व अन्य चीज़ें वहाँ रखकर आखिरी 13वें दिन जब तक इस बात की संतुष्टि करना चाहते थे कि वह प्रेत वहाँ से मुक्त हुआ या नहीं, देखने के लिए वह बड़ी देर तक वहाँ रुके। दिया वहाँ बुझा और अमरीश ने कहा कि जा रहा हूँ, अब कभी मत आना, कहकर अमरीश वहीं बेहोश हो गया। दोस्तों, उस प्रेत को अब मुक्ति मिल चुकी थी, साथ ही अमरीश और राजू को। राजू अमरीश को लेकर वहां से लौट आया। उसके बाद दोनों उस जगह पर कभी नहीं गए और ना ही कहीं किसी भी नाले के पास रुककर। अक्सर अमरीश उस घटना के बाद नींद में डर जाया करता था। जब उसने दोबारा पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा, उस घटना का तुम पर गहरा असर है, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी अमरीश के साथ घटी एक सच्ची घटना। दोस्तों, रात बिरात हमें कहीं भी रुककर कहीं भी लघु शंका या कुछ खाना पीने से पहले कई बार सोचना चाहिए। ज़्यादातर तो हमें सुनसान रास्तों पर या सुनसान जगहों पर रात बिरात यह सब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी घटना की ओर। दोस्तों, ये घटना हमारे साथ शेयर की है हमारे सब्सक्राइबर राहुल यादव जी ने, जिन्हें यह घटना उनके दादाजी ने उन्हें बताई थी। दोस्तों, घटना यूपी के शहर खैर के पास एक छोटे से गांव की है। बात
सन 1990 की है। राहुल के दादाजी के गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम अब्बास था। अब्बास की एक पत्नी और एक बेटा उस्मान था। दोस्तों, यह परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर ज़रूर था, मगर यह परिवार काफ़ी खुशहाल था। अब्बास जो इस घर का मुखिया था, वो एक ट्रक ड्राइवर का काम करता था। आगे की जो घटना है, वह घटना अब्बास के साथ ही घटित हुई थी। अब्बास पेशे से ट्रक ड्राइवर था। अब्बास को अधिकतर भाड़ा दूसरे शहरों का ही मिलता था। अब्बास को रात में ट्रक ड्राइवरिंग करना काफ़ी पसंद था। वो हमेशा ऐसा भाड़ा लिया करता था जिसके लिए उसे ज़्यादातर सफ़र रात में करना पड़े। ऐसे ही एक बार अब्बास को राजस्थान का एक भाड़ा मिला। अब्बास करीब शाम 7 बजे ट्रक लेकर राजस्थान की ओर चल दिया। धौलपुर होते हुए मुरैना के रूट से अब्बास ट्रक लेकर राजस्थान की ओर रवाना हुआ। अब्बास के साथ उसी के गांव का राजू, जो कि उसका हेल्पर था, वो भी साथ में था। ठंड के दिनों में रात भी काफ़ी हो चुकी थी। रात के भयानक अंधेरे को चीरते हुए ट्रक काफ़ी रफ्तार से जा रहा था। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्दी रात में अपना कहर ढा रही थी। गाड़ी चलाते चलाते रात के लगभग 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने में नाकाम कोशिश करती हुई आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा आता था। ज़्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती थी, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका भी मिल जाता था। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज़ आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद वैसे तो लूटपाट की वारदातें आम बात थी, हालांकि अब्बास किसी से नहीं डरता था। हर रात की तरह आज भी अब्बास उसी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। रास्ता काफी सुनसान और डरावना था, मगर डरावना होने के बावजूद अब्बास बेफिक्र होकर काफी तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में बैठा राजू ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। स्टेट बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते हुए उससे पहले ही एक उनके साथ हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल तो कर लिया, टायरों की चीख के साथ ही गाड़ी रुक गई। गाड़ी जहां रुकी थी वह बहुत सुनसान रास्ता था। रात के अंधेरे में पेड़ मानो किसी राक्षस के कंकाल की भांति लग रहे थे। आसपास जंगली जानवरों की आवाजें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। सुनसान जंगल में घनी झाड़ियों में उल्लू की भयानक आवाजों से उसे डर लग रहा था। अचानक ब्रेक लगाने के कारण राजू की भी अब नींद उड़ गई थी। राजू ने चिंता भरी लहजे में अब्बास से पूछा कि उस्ताद, क्या हुआ? गाड़ी क्यों अचानक रुक गई और ये आवाज़ कैसी थी? इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? अब्बास ने राजू को कहा, कुछ नहीं,
गाड़ी पंचर हो गई। चल उठ, टायर बदलने में मेरी मदद कर। घबराने की कोई बात नहीं है। आजा, चल नीचे आजा। अब्बास ने राजू का हौसला बढ़ाते हुए उसे नीचे आने को कहा। राजू नीचे उतरते हुए जंगल में अपनी नजरें घुमाता हुआ अपने उस्ताद की हेल्प करने लगा और टायर बदलने लगा। माहौल काफी डरावना था, कहें कि काफी भूतिया था। कोई और गाड़ी भी आसपास से गुजर नहीं रही थी। काफी समय हो गया था। राजू ने घबराते हुए उस्ताद से कहा कि उस्ताद, ये कैसी जगह पर दुर्घटना हुई है? मुझे काफी डर लग रहा है। हैरानी की बात भी थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावना माहौल था। अब्बास और राजू ने गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदल दिया। मगर न जाने क्यों किसी अनजान खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में तुरंत अपनी अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इस बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। ढलान उतरकर जब गाड़ी रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें फटी के फटी रह गई। रात करीब 1:30 बजे एक छोटे से कस्बे के बस स्टॉप पर एक लंबा घूंघट ताने एक स्त्री खड़ी हुई है। यह नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। बगल में बैठा राजू भी चिल्लाने लगा कि उस्ताद, ये कोई महिला खड़ी है शायद। अब्बास ने राजू से कहा, हाँ शायद कोई दुखियारी होगी। ऐसा कहकर अब्बास ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। घूंघट ओढ़े वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच जाकर रुक गई। अब्बास को अपनी गाड़ी रोकनी ही थी, क्योंकि वह स्त्री अचानक से अब्बास की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उस अनजान महिला का चेहरा देखने की अब्बास ने काफी कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। मुझे अगले स्टेशन तक के लिए ले जाइए, अंधेरा बहुत हो गया है और कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं आ रही है। ऐसे गिड़गिड़ाते हुए उस महिला ने अब्बास से कहा। अब्बास को उस महिला पर रहम आ गया था। अब्बास को लगा कि जिस स्त्री को आधी रात को घर से बाहर निकलना पड़ा तो जरूर कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है। ऐसा सोचकर अब्बास ने राजू से कहा कि महिला को कह दो कि जाकर पीछे बैठ जाए, हम अगले स्टॉप पर उसको उतार देंगे। राजू ने जब उस महिला से बात करने के लिए खिड़की से बाहर सिर निकाला तो वो रहस्यमयी महिला न जाने कहाँ गायब हो गई थी। राजू ने अब्बास से कहा कि उस्ताद, वो तो कहीं नहीं दिख रही है। राजू ने यह बात काफी परेशान होकर कही, क्योंकि अभी 1 सेकंड पहले ही वह महिला राजू और अब्बास के सामने ही खड़ी थी। अब्बास ने राजू से कहा कि खिड़की खोलकर एक बार पीछे देख ले, शायद वो वहां बैठी हो। अब्बास की बात मानकर राजू ने पीछे का नजारा देखने के लिए ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। राजू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उस्ताद, यह तो पीछे बैठी है। राजू यह बात अब्बास को कह तो रहा था, मगर वह जिस लहजे में कह रहा था मानो वह खुद को यकीन दिला रहा था। अब्बास ने राजू को कहा, ठीक है, बैठने दो, हम इसे अगले स्टॉप पर उतार देंगे।
राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने अब गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, मगर राजू की नींदें अब उड़ चुकी थी। वह अनजान स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और उनमें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद अब्बास के जहन में यह बात आई कि इस औरत को जहां उतरना था वह स्टॉप तो पीछे रह गया। अचानक यह सोचते हुए उसने गाड़ी पर ब्रेक लगाई। अब्बास ने राजू से कहा, अरे देख जरा पीछे, उस औरत को जहां उतरना था वह स्टॉप तो निकल गया। यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। देख जरा देख उसे, वह पीछे सो तो नहीं गई। राजू ने फिर खिड़की खोलकर जैसे ही पीछे देखा तो उसकी आंखों को दूसरा झटका लगा। वह हड़बड़ाकर बोला, उस्ताद, वह औरत तो गाड़ी में है ही नहीं। अब्बास ने राजू को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात की हो। अब्बास ने चिल्लाते हुए राजू को कहा, क्या बेकार की बात कर रहा है, ठीक से देख, कहीं कोने में बैठी होगी छुप कर। सर्दी का समय है, कहीं छुप कर बैठी होगी। राजू ने दोबारा कहा, उस्ताद मैंने ठीक से देख लिया, वह गाड़ी में नहीं है। मुझे तो लगता है जब गाड़ी धीरे की थी तब वह गाड़ी से उतर गई होगी। यह बात अब्बास ने राजू से कही। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अब भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। राजू की यह बात अब्बास के गले नहीं उतर रही थी, मगर इस घटना को भूलकर अब्बास जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं गाड़ी नहीं रुकी। लगातार तेज रफ्तार से वह गाड़ी भगाता रहा। राजू को भी अब तेज हवाओं के कारण नींद नहीं लग रही थी। गाड़ी चलाते चलाते अब्बास और राजू के सामने वही मंजर बार बार आ रहा था कि वो महिला अचानक पीछे से तेज गाड़ी में गायब कहाँ हो गई। दोस्तों, अब्बास और राजू ने राजस्थान में अपना माल डिलीवर किया और अपने घर की ओर रवाना हो गए। अगली सुबह अब्बास गाड़ी लेकर अपने घर आ गया। हाथ मुंह धोकर अब्बास ने नाश्ता किया और उसकी बीवी सब्जी लेने का कहकर घर से बाहर चली गई। अब्बास का बेटा भी अपने दोस्तों से मिलने चला गया था। घर में कोई नहीं था। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोर से प्यास लगी। फ्रिज से बोतल का पानी निकालने के इरादे से वह जैसे ही उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गए 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर वह पूरी तरह से चौंक गया। सकपाए अब्बास ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसके बदन में खौफ की सिरहन पैदा हो गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा उसी की तरफ मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। अब्बास जोर से चिल्लाया कि तू यहां क्या कर रही है? तू तो वहां रास्ते में उतर गई थी ना। अचानक वो औरत काफी डरावनी आवाज में बोली, मैं क्यों उतर जाती, तुमने ही तो मुझसे कहा था और अपने साथ यहां तक ले आए। अब तो मैं तेरे घर तक आ गई हूं। मैं तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाली। मैं तेरे साथ ही रहूंगी हमेशा। अब्बास यह सुनकर जहां खड़ा था वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक प्रेतनी उसके घर में मौजूद है। अब्बास ने कहा कि मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे हैं। डरते डरते वह बस इतना ही कह पाया। तभी उस महिला ने कहा,
दूसरी बार बोला तो न तेरे बीवी न तेरे बच्चे किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरा खानदान खत्म कर दूंगी। ऐसा कहते हुए उस प्रेतनी ने अब्बास का गला पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जब अब्बास की बीवी घर वापस लौटी तो उसने देखा कि अब्बास कुछ बदला हुआ है। उसी रात अब्बास की बीवी को घर में पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। जब अब्बास की बीवी रात को पानी पीने के लिए उठी तो किचन में किसी एक भयानक काले साए को देखकर बेहोश हो गई। प्रेतनी ने अब उस घर में कोहराम मचा दिया था। बताते हैं कि रात में पायल की आवाज तो अब आस पड़ोस वाले भी सुन सकते थे। रात होते ही घर के बर्तन इधर उधर गिरने की आवाजें जोर जोर से आने लगती थी। गांव वालों में अब ये बात आम थी कि कई बार उन्होंने रात लगभग 1 और 2 के बीच में किसी को अब्बास के घर की छत पर चलते हुए देखा है। दोस्तों, अब्बास की जिंदगी अब प्रेत बाधित हो चुकी थी। अब्बास की पत्नी को भी अब वह प्रेतनी अब्बास के करीब नहीं आने देती थी। अब्बास और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो गया था। रात भर अब्बास के घर से चीखने की डरावनी आवाजें आने लगती, मानो उस घर में कुछ भयानक हो रहा हो। दोस्तों, थक हार कर अब्बास ने यह बात राहुल के दादाजी को बताई, जो कि उस गांव के सरपंच भी थे। दोस्तों, जिस दिन यह बात अब्बास ने राहुल के दादाजी को बताई और कहा कि सरपंच साहब, मुझे कैसे भी मेरे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। दोस्तों, राहुल के दादाजी इससे पहले कि अब्बास की कुछ मदद कर पाते, अगले दिन अचानक ही अब्बास अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। इन सब हादसों से अब्बास की बीवी भी पागल हो गई और यहाँ वहाँ गांव में भटकती रहती है। दोस्तों, अब्बास का घर अब सुनसान और खाली पड़ा हुआ है। अब्बास के बेटे को अब्बास के रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। आज भी रात को अब्बास के घर से पायल की आवाज़ें और चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार लोगों ने अब्बास के घर पर किसी को रात में चलते हुए भी देखा। तो दोस्तों, ये थी राहुल यादव जी की भेजी हुई एक घटना जो उन्हें उनके दादाजी ने बताई थी। इसी तरह की सच्ची डरावनी घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।